नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने विकास परिहार फ्रॉम इलाहाबाद, जो कि हम आज कक्षा 9 की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यूट्यूब पर पहली बार आया हूँ, नया हूँ। आज मेरा फर्स्ट डे है यूट्यूब पर। जो गलती होगी आप लोग अपना दोस्त समझकर मुझे माफ़ करिएगा। मैं आज कक्षा 9 की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें आपको मैं 9th लेसन 1 कंप्लीट करवाऊँगा आज। उसके बाद मैं आपको डेली एक चैप्टर डेली मैं आप लोग के लिए अवेलेबल करवाऊंगा। आज जो है 21 तारीख है, 5वां महीना 2020। आज मैं अपना पहला लेक्चर दे रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ 9th की क्लास में। इसके पहले मैं मेरा प्रिपरेशन जो है, मैं मैथ बीएससी हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो है कि इसके साथ साथ मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, जो कि मेरा कमला नगर इलाहाबाद में पड़ता है, बीरापुर गांव में। उसी के साथ मैं अपना आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, क्लास लेता हूँ। चलिए देखते हैं पहली सवाल दोस्तों ये है कि 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। समस्त धन पूर्णांक संख्याएं लिखिए। जो कह रहा है कि 20 से 40 से तक 20 से 40 तक धन पूर्णांक सम धन पूर्णांक संख्याएं, सम धन पूर्णांक संख्याएं जो कि हमारी होती हैं। आप लोगों को पता होगा सम धन पूर्णांक सम संख्या जो होती है, किसी भी संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो आगे की सम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसकी आगे की जो सम धन पूर्णांक संख्या होगी वो 22 होगी। 22 के बाद जो होगी वो 24 होगी। 24 के बाद जो होगी वो 26 होगी। 26 के बाद 28 होगी। 28 के बाद 30 होगी। 30 के बाद 32 होगी। 32 के बाद 34 होगी, और 34 के बाद 36 होगी। 36 के बाद 38 होगी। ये है हमारी पहली सवाल, जो कि 20 से 40 तक सम धन पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद 40 हम इसलिए नहीं लिखेंगे। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे 40 क्यों नहीं लिखा। 40 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 20 से स्टार्टिंग ना करके उसके आगे की सम धन पूर्णांक संख्याएं स्टार्ट किया है। तो इसमें जो है 22, 24, 26, 28 और 30, 32, 34, 36 को ही लिया है। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी सवाल, आप लोगों की दूसरी सवाल जो है, वो दूसरी सवाल ये है कि 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक ज्ञात करना है। 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य पूर्णांक। 1 से लेकर 10 तक अभाज्य पूर्णांक जो होता है स्वयं तो 1 होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद जो होता है वो 2 होता है। 2 के बाद जो होता है 3 होता है। 3 के बाद जो होता है वो 5 होता है। 5 के बाद जो होता है वो 7 होता है। ये हमारे क्या है, 1 से लेकर 10 तक अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 5 और 7। इसी के साथ हम अपनी तीसरी सवाल देखते हैं। तीसरी सवाल हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक जो होता है दोस्तों वो होता है कि 2a+2। क्रमानुयायी मतलब क्रम से चलने वाली संख्याएं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रमानुयायी संख्या कहते हैं। तो ये है हमारा क्रमानुयायी संख्या। इसी के साथ दोस्तों बोर्ड हमारा छोटा है, मैं थोड़ा सा रफ करके ऊपर से, और आशा होगा कि आप लोग हमारी नोट्स भी बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से अपनी नोट्स कंप्लीट करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी नोट्स की फ़ोटो भी खींच करके हमें भेज सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
सब्सक्राइब करने पर आपको एक छोटी सी घंटी दिखाई देगी, तो घंटी को प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल का ऑप्शन आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों ज़्यादा बात करते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपनी चौथी सवाल। चौथी सवाल में हमारा जो कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें जो कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम जो होता है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं होती है। इसी योगात्मक प्रतिलोम को जब भी हम ज्ञात करते हैं उसमें जो होता है हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई जो है -1 से करा देते हैं, तो हमें योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम जब भी हम ज्ञात करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। योगात्मक प्रतिलोम में जो होगा -2/3 होगा। ठीक, क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। यही योगात्मक प्रतिलोम में जो प्लस की साइन होती है वो माइनस की साइन में चेंज हो जाती है, और योगात्मक प्रतिलोम में नहीं कुछ होता है। इसी के साथ हम अपनी चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल में जो है वो कह रहा है कि पांचवी सवाल, चौथी सवाल नहीं, चौथी सवाल तो हम लोग ने कर लिया है। पांचवी सवाल जो है, पांचवी सवाल वो कह रहा है कि हमारा -5, पांचवी सवाल में कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे प्रतिलोम, तो इसमें जो है हम लोग -1 से गुणा कराएंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है, तो हमारा यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में जब भी हम इसको माइनस का चिन्ह जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम में ले जाते हैं तो ये 1/, में डिवाइड हो जाता है। तो इसी को केवल हम क्या करेंगे, -1/5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/5 कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुड। अब इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी छठी सवाल पे। छठी सवाल जो है वो क्या कह रही है, कह रही है कि P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम P प्लस क्यू और P/Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो हम दोस्तों जानते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में जो होता है हमको -1 से गुणा कराना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी सिंबल में अगर हम -1 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा -P प्लस क्यू और -P माइनस क्यू, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्या हो जाएगा, -P प्लस क्यू एंड -P माइनस क्यू हो जाएगा, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हम कोष्टक को खोलेंगे, अगर हम इसको आगे हमको अगर इसको सॉल्व करना होगा तो अगर हम इसको हटाते हैं, ये ब्रैकेट्स को अगर ओपन करते हैं तो हमारा ये साइन जो होगा अंदर वाला ये चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर हमको साइन चेंज करना नहीं है, हमको साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमको योगात्मक प्रतिलोम ही ज्ञात करना है, तो हम केवल इतने पे ही करके छोड़ देंगे। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं अपनी सातवीं सवाल। इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं अपनी सातवीं सवाल। सातवीं सवाल में जो कह रहा है वो है कि थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। आज फर्स्ट डे की क्लास है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं अपनी सातवीं सवाल जो है। सातवीं सवाल जो कह रहा है कि यक्ष के किस मान के लिए यक्ष के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 ब्रैकेट्स में इज इक्वल टू 5 × 3 = x।
कथन सत्य है कि नहीं, कथन सत्य है कि नहीं। तो आइए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ पर जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5 मिल रहा है और राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड को हम जब आपस में बराबर करेंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पर कौन सा डिजिट गायब है, कौन सा डिजिट नहीं है। तो हम डिजिट अगर मैच कराएंगे तो ये 5 से 5, 3 से 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 से जो है यक्स, 2 से यक्स कॉम्बिनेशन खा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यक्स का मान जो है, यक्स का मान जो है वो राइट साइड में जा करके यक्स के मान में जो है 2, यक्स का मान जो है वो क्या है 2 है, यक्स का मान जो क्या है वो 2 है। यह किस नियम को फॉलो करता है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग छोटी कक्षाओं में कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, गुणन का प्रगुणन नियम। तो इसी के साथ ये हमारा कौन सा नियम हो जाएगा, ये साहचर्य नियम से ही हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। साहचर्य नियम किस नियम से सॉल्व किए हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में जो होता है वो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि 6 से लेकर के 8 तक आप लोगों ने साहचर्य नियम को पढ़ा ही है कि जो राइट साइड में होता है वही लेफ्ट साइड में होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है वही राइट साइड में होता है, इज इक्वल होना चाहिए। तो डिजिट दोनों में हमको सेम करनी थी, तो यहाँ पे 5 5 से मिला, 3 3 से मिला और 2 जो है यक्स से बिलोंग किया। तो दोनों को बिलोंग करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ कि यक्स का मान जो है वो क्या है 2 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मान बोला गया तो ये हो जाए यक्स के लिए, यक्स के लिए, यक्स के लिए मान जो है वो क्या है 2 है, यक्स के लिए मान जो है वो क्या है 2 है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों ये हम अपनी 7वीं सवाल समाप्त करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी 8वीं सवाल की ओर। 8वीं सवाल में जो है हमारे दोस्तों क्या कहता है कि 8वीं सवाल में कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कि स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो हम लोग पूर्णांकों में देखते हैं ये कौन सी संख्या होती है जो योज्य प्रतिलोम होती हो। हम लोगों के अंकों के साथ एक अंक ऐसा होता है, एक डिजिट ऐसी होती है जो कि सभी डिजिट की राजा होती है, सभी डिजिट का हीरो होता है। हम आपको बता देते हैं कि सभी डिजिट का हीरो जो होता है वो हम शून्य को मानते हैं। वो मेरे नजरिए से वो क्या होता है, वो शून्य होता है जो हम इसको हीरो मानते हैं। तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है, पूर्णांकों, ये 8 नंबर सवाल है। पूर्णांकों में ऐसी संख्या जो है वह संख्या शून्य है। कौन सी है, शून्य है, जिसका योज्य प्रतिलोम नहीं होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वही संख्या स्वयं होती है। अगर हम शून्य में जो है किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या प्राप्त होता है, शून्य होता है। अगर शून्य में हम किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, शून्य ही प्राप्त होता है। तो हम इसका अगर योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, योज्य प्रतिलोम मतलब -1 से गुणा, योज्य प्रतिलोम मतलब -1 से गुणा, -1 से भी गुणा कराएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, मेरा शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ये हमारी कौन सी संख्या होगी, शून्य होगी। कौन सी संख्या होगी, शून्य होगी। अब हम अपनी 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं 9 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है और हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है, कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें, कमेंट आप लोग करिएगा, हम आप लोगों की कमेंट का भी आंसर देंगे। ठीक, कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 और a+1 सम है अथवा विषम है। क्या कह रहा है, सम है अथवा विषम है। तो हम देखते हैं कि कह रहा है कि कह रहा है a1 सम धन पूर्णांक है, तो
a माइनस 1 और a प्लस 1 सम है अथवा विषम सम है अथवा विषम। तो देखते हैं कि ये हमारा सम है अथवा विषम है। देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि ये हमारा जो है एक सम धन पूर्णांक हो, तो अगर हम इसको धन पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 ले लेते हैं धन पूर्णांक, माना सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं, माना सम धन पूर्णांक बराबर सम धन पूर्णांक बराबर 2, माना सम धन पूर्णांक बराबर 2। हम 2 रख कर a के स्थान पर 2 रख करके चेक कर लेते हैं कि सम प्राप्त होता है या विषम। तो हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 2 माइनस 1 एंड यहाँ पर कॉमा कर दीजिएगा एंड 2a प्लस 1। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। और इसको यहाँ पे हमारा प्लस होगा तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि सम है अथवा विषम, तो हमारा 1 और 3 किस एरिया में आता है, सम में आता है या विषम में आता है। तो ये हमारा जो आता है किस में आता है, विषम में आता है। किस में आता है, विषम में आता है। तो ये हमारा किस में जाएगा, विषम में जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब इसी के साथ देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा आप लोगों को। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, इसमें केवल सम संख्याओं का मान रख करके हमको हल कर देना है बस, और इसमें कुछ करना नहीं था। सम संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, जो हमारी सम संख्या होती हैं वही मान सकते हैं। अब हमको क्या कह रहा है, 10 नंबर पे कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। तो दोस्तों आप लोगों को संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग पता होगा, क्योंकि ये हमारी कक्षा 6 की सवाल है। कक्षा 6 में हम लोग सबसे पहले इसी को पढ़ाते हैं, संख्या रेखा। ये दूसरे ही चैप्टर में हमको संख्या रेखा के बारे में ज्ञान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए इसको कैसे लगाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर फिर हम यहाँ पर डिजिट अपने रखेंगे, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13। ठीक, आप देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से उठा करके हम लोग इसको 5 तक ले जाएंगे। 0 से हम काउंट करेंगे, 5 डिजिट कहाँ जाती है, 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट के बाद जब काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 6 से काउंट करेंगे, ताकि यहाँ की ना कि 5 से हम डिवाइड यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से हम 5 से उठाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से काउंट कर लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से उठा करके हम लोग ये ले जाते हैं 12 पे रखते हैं। तो ये हमारा कितना था, यहाँ पर हमारा 5 था और यहाँ पर कितना हुआ, ये हमारा 7 हुआ। 5 और 7 को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कुल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग। तो संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग जो हो जाएगा, योग इस तरह से होगा, 7 5 12 होगा। ये हमारी संख्या रेखा पर योग है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आगे की क्लासेस हम कल आपको फिर से देंगे।